बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इसराज और ये है आप सबका चैनल अफरीदी लर्निंग एकेडमी के नाम से। आज से हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का पहला, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक सबसे पहले हिस्से में सेल टेक्निक्स है और दूसरे हिस्से में सेल स्ट्रक्चर्स है, यानी सेल स्ट्रक्चर्स एंड सेल टेक्निक्स। इन दोनों को शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि सेल क्या है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सेल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेल से। सेल, सबसे पहले तो सेल की मीनिंग के बारे में आपको जानना चाहिए कि सेल की मीनिंग क्या है और यह कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। सेल की मीनिंग और यह कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। मीनिंग, द वर्ड सेल, ये जो सेल है ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड क्या है? फ्रॉम वर्ड, कौन सा? लैटिन, लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ से निकला है। और वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है सेलुला। सेलुला ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ ये सेल निकला है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है होलो स्पेस, खाली जगह, होलो स्पेस या होलो चैम्बर। होलो चैम्बर, इसको हनीकॉम्ब भी कहते हैं। हनीकॉम्ब, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको ये होलो चैम्बर क्यों कहते हैं। तो ये था इस सेल का मीनिंग। लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेलुला से निकला है और इसका मतलब है होलो स्पेस या होलो चैम्बर या हनीकॉम्ब भी इसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं डिस्कवरी की तरफ। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया था और किस चीज़ में इसने डिस्कवर किया था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 ईस्वी में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश की। एक बुक रॉबर्ट हुक ने 1665 में पब्लिश की और इस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या? माइक्रोग्राफिया। इस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस बुक में इन्होंने बहुत से ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर ड्रा की थी और वो ऑर्गेनिज्म इसने किस तरह ड्रा की थी? वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन ऑर्गेनिज्म को देखते हुए इसने इस बुक में माइक्रोग्राफिया जो इसने पब्लिश किया था 1665 में, इसमें इसकी जो शेप्स थी, इसके स्ट्रक्चर थी, इसको ड्रा किया था और इसके बारे में इसने डिस्क्रिप्शन भी की थी कि ये क्या चीज़ें हैं। इन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दी थी जो माइक्रोग्राफिया में इसने बनाए थे। और वो स्ट्रक्चर इसने किसके ज़रिए देखे थे? वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और वो माइक्रोस्कोप किसने ईजाद किया था? गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली ने 1610 में डिस्कवर किया था। वैसे माइक्रोस्कोप तो बहुत पहले डिस्कवर हुआ था, एंटन वेनली और हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने ऐसे माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था जिसके ज़रिए ये जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ये दिखाई देते थे। जैसे कि इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसी दौरान इसने सेल के स्ट्रक्चर को भी देखा और इस तरह सेल को भी डिस्कवर किया। इसने सेल को किस तरह डिस्कवर किया? इसने प्लांट का जो बाहर का छिलका होता है, बार्क, प्लांट का जो बाहर छिलका होता है बार्क, ये बार्क किस तरह सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है? डेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये बार्क जो है ये डेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इस बार्क से इसने एक थिन स्लाइस ली और इस थिन स्लाइस को क्या कहते हैं? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इसको कॉर्क का नाम दिया।
और इस थिन स्लाइस ऑफ कार को इसी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए इसने जब देखा तो इसको चैम्बर्स की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, चैम्बर्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिए जो कि एक लेयर इसके बाहर बना हुआ था। और इस चैम्बर को ये जो हनीकॉम्ब की तरह दिखाई देता था, इसको इसने नाम दिया सेल। तो यहाँ से ये डिस्कवर हुआ था कि सेलुला लैटिन वर्ड है होलो स्पेस होलो चैम्बर। और ये जो रॉबर्ट हुक था ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ये तो हो गया मीनिंग, सेल की मीनिंग। और इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल जो कि थिन स्लाइस ऑफ कार को इसने इसी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इसको ये चैम्बर की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिसको इसने फिर सेल का नाम दिया, यानी होलो चैम्बर या होलो स्पेस की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, इसको इसने फिर सेल का नाम दिया। यह था सेल की मीनिंग और इस तरह सेल की डिस्कवरी। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम सेल की डिफिनेशन की तरफ आते हैं। सेल के बहुत से डिफिनेशंस है। सबसे पहला डिफिनेशन, डिफिनेशन नंबर 1, सेल्स की डिफिनेशन। इसका सबसे पहला डिफिनेशन क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो डिफिनेशन है ये सेल थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स है इससे ये डिफिनेशन लिया है। इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि सेल थ्योरी क्या है और ये किसने पेश किया था और इसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो इसका जो मेन पॉइंट्स है, सेल थ्योरी का मेन पॉइंट्स, इसको डिफिनेशन भी करार दिया। और वो मेन पॉइंट्स क्या है जो कि डिफिनेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वो है सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चरल, cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल, यानी सेल एक मेन रोल अदा करता है किस चीज़ में? एक स्ट्रक्चर बनाने में। जिस तरह हमारा बदन है, हमारा बदन किस चीज़ से बना है? ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। अगर ये सेल ना होता, अगर एक सेल ना होता तो हमारा बॉडी ना होता। जिस तरह एक ईंट इमारत बनाने के लिए, बेस इमारत बनने के लिए ज़रूरी होता है, इस तरह एक मेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरी जो बेस है वो है सेल। अगर सेल ना होता तो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर्स ना होता। तो इस तरह सेल एक बेस के तौर पर, एक ऑर्गेनिज्म की बेस के तौर पर स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फंक्शनल यूनिट, सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल, यानी ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। फंक्शनल मतलब जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है या दूसरे प्रोसेस हो गए, ये सब सेल के अंदर होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी का प्रोड्यूस होना और फिर इसी एनर्जी का इस्तेमाल होना, एनर्जी का आना और एनर्जी का जाना, इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह के फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोड्यूस होता है और फिर रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज़ होता है, तो ये जितनी भी प्रोसेसेस है इससे मुतालिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के मुतालिक ये जितने भी जो फंक्शन है ये सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। अगर सेल ना होता तो इस तरह ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, और अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होता तो हमारा लाइफ इम्पॉसिबल था, हमारा लाइफ गुजारना। तो इस तरह ये तो हो गया एक डिफिनीशन, जो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको स्ट्रक्चरल के बारे में भी पता चल गया कि स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है और फंक्शनल का क्या मतलब है। यानी स्ट्रक्चर, ये बेस, ये सेल जो है ये एक बेसिक के तौर पर काम करता है किसी स्ट्रक्चर के लिए, और इस तरह जितने भी फंक्शनल है ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा दूसरे डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। जो दूसरा डिफिनीशन है, दूसरे डिफिनीशन की तरफ जाते हैं और वो डिफिनीशन क्या है? अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म
A mass of protoplasm surrounded by membrane. A mass of protoplasm surrounded by membrane, इसको क्या कहते हैं? सेल। ये सेल का दूसरा डिफिनीशन हो गया। A mass of protoplasm यानी अगर प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन आ जाए तो इसको फिर सेल कहते हैं, इसको फिर सेल कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये सेल का एक लिविंग पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट या लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है प्रोटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है, साइटोप्लाज्म, और इसके अलावा ये न्यूक्लियोप्लाज्म पर भी मुश्तमिल होता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या है? ये लिविंग कंटेंट, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। अब साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियो मेम्ब्रेन से लेकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर, यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल का जो मेम्ब्रेन है, यहाँ तक जितना भी ये जगह जो है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितनी भी है या इनऑर्गेनिक जितने सब्सटेंसेस है, इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिल्स हो गया, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये डीएनए जो हो गया, क्रोमोसोम हो गया, जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स है, ये इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है। यानी ये क्या है? ये न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट है। और ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यानी ये भी एक ग्राउंड स्टेट के तौर पर काम करता है। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद एक और टर्म आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट अगर हम प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल। और इसके अलावा जितने भी पार्ट्स है, यानी जिस तरह एनिमल सेल में जितने भी पार्ट है, सेल वॉल, और सेल वॉल से लेकर सेल मेम्ब्रेन और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, साइटोप्लाज्म, ये सब किस में आता है? ये प्लांट सेल में आता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और ये सब चीज़ें होते हैं। अगर हम प्लांट सेल से अगर हम सेल वॉल को रिमूव करें, तो इसको फिर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अगर प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव करें तो इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरह हम इस प्रोटोप्लास्ट को सेल भी कह सकते हैं। सेल यानी ये कौन सा सेल? एनिमल सेल। ये एमसीक्यूज के लिए भी ज़रूरी है, एमसीक्यूज के लिए एनिमल सेल। जिस तरह के मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन इज नोन एज, अगर आपको ऑप्शन में आया जाए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, आपको इस तरह के एमसीक्यूज आया। एक में आया सेल, दूसरे में आया प्रोटोप्लास्ट, तीसरे में आया सी क्या है? बोथ ए एंड बी, और चौथे में आया नन। तो आप इसमें किस को टेक करेंगे? ऐसा ना हो कि आप इसको टेक करें। इसमें ये दोनों आते हैं, बोथ ए एंड बी। सेल भी इसको कहा जाता है, या सेल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसको सेल भी कहते हैं। और इस तरह इसको प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट को हम एनिमल सेल भी कहते हैं। तो इस तरह इसमें दोनों आते हैं। तो ये हो गया प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट अगर हम प्लांट सेल से सेल वॉल को निकालें तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और प्रोटोप्लास्ट को हम एनिमल सेल भी कह सकते हैं, तो ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। इस तरह प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। अब हम आगे जाते हैं किसकी तरफ? सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी की तरफ कि सेल थ्योरी क्या है। इससे पहले आपको एक टर्म आना ज़रूरी है। वो क्या है? वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किस चीज़ को कहा जाता है? साइटो सेल से निकला है, यानी स्टडी ऑफ सेल। लॉजी मीन स्टडी एंड साइटो मीन सेल, सो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी।
इसको एक और हम नाम भी दे सकते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी ये टर्म भी आपको याद रहना चाहिए कि साइटोलॉजी किस चीज़ को कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल एंड सेल बायोलॉजी। इसके अलावा आगे जाते हैं किस सेल थ्योरी की तरफ कि सेल थ्योरी क्या है और इसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी याद रखें कि साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल में सेल ने जितनी भी तरक्की की है ये सेल थ्योरी की वजह से की है। यानी ये थ्योरी जो थियोडोर श्वान एंड मैथियस श्लीडन एंड थियोडोर श्वान ने जो पेश की थी ये सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी की वजह से साइटोलॉजी ने यानी स्टडी ऑफ सेल यानी सेल ने बहुत सी तरक्की की है और ये साइटोलॉजी बहुत डेवलप हुआ है सेल थ्योरी की वजह से। अब बातें हैं कि इस सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, किसने इसको पेश किया था। इसको दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एक का नाम है मैथियस श्लीडन, मैथियस श्लीडन और दूसरे का नाम है थियोडोर श्वान। एक का नाम है मैथियस श्लीडन और दूसरे का नाम है थियोडोर श्वान और ये दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। जर्मन ये दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। मैथियस श्लीडन ये एक बॉटनिस्ट था, और ये ज़ूलॉजिस्ट था। यानी इसको प्लांट पे उबूर हासिल थी और इसको एनिमल पे उबूर हासिल थी। तो मैथियस श्लीडन इन दोनों ने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया और इस एक्सपेरिमेंटल वर्क को फिर इन्होंने एक थ्योरी की शक्ल दी जिसको सेल थ्योरी कहा जाता है, जिसको सेल थ्योरी कहा जाता है। तो मैथियस श्लीडन ने 1838 में प्लांट्स की टिश्यू ली, और इसने ये प्रूव किया कि ये जो प्लांट्स की टिश्यू है ये बने होते हैं किस चीज़ से, ये सेल से बने होते हैं। और इस तरह थियोडोर श्वान ने 1839 में एनिमल टिश्यू और इसने ये साबित कर दिया कि ये जो एनिमल टिश्यू है ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये भी सेल से बने होते हैं। तो इन दोनों ने ये जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए, इस एक्सपेरिमेंटल वर्क को इन्होंने एक थ्योरी की शक्ल दी जिसको सेल थ्योरी कहते हैं। तो अब आगे जाते हैं सेल थ्योरी की मेन पॉइंट्स की तरफ कि सेल थ्योरी की मेन पॉइंट्स क्या है। सेल थ्योरी की मेन पॉइंट्स क्या है। मेन पॉइंट्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है जो कि हमने डिफिनीशन में भी डिस्कस किया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो डिफिनीशन मैंने इन ही पॉइंट से लिया और वो डिफिनीशन इस सेल थ्योरी के इन पॉइंट्स में ही आता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of all living organism. Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है और फंक्शनल का क्या मतलब है। डिफिनेशन में हमने ये डिटेल से डिस्कस किया। अब आगे जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट किया है, इन्होंने ये प्रूव किया कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये या तो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और या मोर सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ बने होते हैं वन सेल से और मोर सेल से।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये या तो एक सेल से बने होते हैं या ज़्यादा सेल से। जिस तरह प्रोटिस्ट को देखो, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये एक सेल से बने होते हैं। और इस तरह मोर सेल्स यानी बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी को देखो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। और इस तरह दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के बॉडीज़ को देखो, वो भी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि all metabolic processes take place inside the cell। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ये कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? ये सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये जितने भी प्रोसेसेस है ये कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? ये सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। और सेल के अंदर इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसमें ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है ये परफॉर्म होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस जो कि मेन रोल परफॉर्म करता है प्लांट्स में। और ये कहाँ पे परफॉर्म होता है? ये परफॉर्म होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा रिस्पायरेशन हो गया, रिस्पायरेशन भी सेल के अंदर परफॉर्म होता है जो कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिज अपना काम अदा करता है। तो इस तरह ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? ये इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। अब आगे चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं कि सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसफरिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए हो गया। सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए और आरएनए। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद होते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं किस चीज़ में? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अपने कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब लास्ट पॉइंट, सेल थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है अब इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो लास्ट पॉइंट क्या है? सेल थ्योरी का जो पांचवा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पांचवें पॉइंट में क्या कहते हैं कि नया सेल प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो मौजूद सेल होता है इससे बनते हैं। और पहले से मौजूद सेल से किस तरह बनते हैं? ये सेल डिवीजन के ज़रिए बनते हैं। सेल डिवीजन यानी सेल की डिवीजन। और ये सेल की डिवीजन ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है माइटोसिस, यानी ये सेल डिवीजन दो प्रोसेस के ज़रिए परफॉर्म होता है। दो तरह के होते हैं ये सेल डिवीजन। एक माइटोसिस होता है यानी क्या? बॉडी सेल्स की डिवीजन, यानी जो बॉडी से बना होता है इस बॉडी सेल्स की डिवीजन। और दूसरा होता है मियोसिस यानी ये जो जर्म सेल्स डिवीजन, यानी जो गीमीट्स है, स्पर्म हो गया या दूसरे जो एग्स है, इसके डिवीजन, सेल डिवीजन, इसके डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं यानी जर्म सेल्स डिवीजन। तो ये हो गया सेल डिवीजन। यानी इसमें क्या होता है? न्यू सेल अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टेंस से। किस प्रोसेस के जरिए? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन दो तरह के होता है, एक माइटोसिस होता है और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस मीन बॉडी सेल डिवीजन एंड मियोसिस मीन जर्म सेल्स डिवीजन। इस तरह ये तो एनिमल्स में या जो मोर सेल्स पर मुश्तमिल होता है इसमें परफॉर्म होता है ये सेल डिवीजन। इस तरह बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में न्यू सेल किस तरह प्रोड्यूस होता है प्री एग्जिस्टेंस से? इसमें
जो बैक्टीरिया में है, प्री एग्जिस्टेंट सेल से न्यू सेल अराइज होता है बाई बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के ज़रिए। और बाइनरी फिजन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल सेल इनटू टू, इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और ये प्रोसेस परफॉर्म होता है कहाँ पे? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में न्यू सेल अराइज होता है प्री एग्जिस्टेंट सेल से बाई बाइनरी फिजन। तो ये हो गया आखिरी पॉइंट्स सेल थ्योरी का। अब हम आगे जाते हैं डिफेक्ट्स पे। डिफेक्ट्स, सेल थ्योरी का एक ही डिफेक्ट्स है, और वो क्या है कि सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है वायरसेस पे, क्योंकि सेल थ्योरी में बताया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड फ्रॉम वन सेल और मोर सेल, और वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल से नहीं बने हैं। वायरसेस आर नॉट मेड ऑफ सेल, वायरसेस सेल से नहीं बने होते। ये किस चीज़ से बने हैं? ये डीएनए प्लस प्रोटीन से, प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ से एक लेयर बनाया होता है। तो वायरस सेल नहीं है, इसलिए ये सेल थ्योरी वायरस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि डिफेक्ट्स पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कहाँ से स्टार्ट लेंगे? इस चैप्टर नंबर 1 से। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेल टेक्निक्स एंड सेल स्ट्रक्चर्स। उसमें हम सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि सेल स्ट्रक्चर्स क्या है। इसके बाद इंशाल्लाह हम सेल टेक्निक्स शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे।